नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक वतन पाठ नंबर 5 को लेकर आए हैं। इस पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह चिट्ठियों के बारे में हमको बताती है, उसका एक जो यात्रा है वो हमको दिखाती है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब अनोखी। पत्रों की दुनिया भी अनोखी है, अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं हो कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कार्डिक कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज का मतलब संभाल कर रखे जाते हैं। जब पत्र लिखते हैं, पत्र किसी को मिलता है तो हम उसे संभाल के रख लेते हैं। हम कभी किसी के मैसेज दोबारा नहीं पढ़ते, लेकिन कागज पे लिखी हुई जो सुविचार होते हैं हम अक्सर उसको पढ़ लेते हैं। सुविचार बार बार पढ़े जाते हैं। ऐसे ही पत्रों की एक याद बन जाती है कि हाँ ये पत्र आया था और इसमें ये लिखा गया था, तो हम उसे सहेज कर संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, यानी शक नहीं है। हर किसी की अपनी एक पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा मतलब सीमा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाश से तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। ठिकाने यानी स्थानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितने अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हर कार्य जो पत्रों को या डाक को लेके जाते हैं, डाकिया कह सकते हैं, हम पोस्टमैन कह सकते हैं, उन्हीं को हरकारी कहा गया है। उसके बाद पहिए आए, यानी पहले जो पत्र थे वो तेज घोड़ों के द्वारा या लोगों के द्वारा भेजे जाते थे, जो पैदल या घोड़े पे सवार होकर जाया करते थे। रनर दौड़ के जाते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। मैं आपको बता दूं कि तार जो होते हैं ये संचार का माध्यम रहा है और काफी समय तक रहा है, क्योंकि अब इंटरनेट का टाइम आ गया है और तार का उपयोग बिल्कुल नगण्य हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था। तो तार सुविधा को सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन वायरलेस टेलीफोन रेडार अभी भी चल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई और देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है।
फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो व्यापारिक डाक है वो होती हैं जैसे कि आप बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए कोई कोरियर करते हैं, हम भी अपने घरों में सामान मंगाते हैं, इसको भी संचार माध्यम ही कहा जाएगा। अन्य जो कंपनी फैक्ट्रियों के कागज होते हैं, सामान होते हैं, वो डाक के द्वारा जाते हैं, पोस्ट होता है, ठीक है। तो इंटरनेट से जरूर, हम इंटरनेट से भी डाक मंगा रहे हैं आज। इंटरनेट से चिट्ठियों का महत्व कम नहीं हुआ है, लेकिन उसका स्तर बदल गया है। पहले घरेलू उपयोग में भी चिट्ठियां लिखी जाती थी, अब व्यापारिक स्तर पर ज्यादा होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, न लिखाया हो, या पत्रों की बेसब्री से इंतजार इसने ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान का अर्थ होता है रिसर्च करना। कुछ व्यक्ति, कुछ विद्यार्थी इन चीजों पर भी रिसर्च करते हैं कि पहले डाक टिकट कैसे होते थे, किस जगह का डाक टिकट कैसा है, और चिट्ठियों की जो यात्रा है वो किस तरह से लगातार परिवर्तित होती रही। तो ये भी एक संजोकर रखने वाले रूप, संजोकर संभाल के रखने वाली चीजें कह सकते हैं, या रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है, अनुसंधान का विषय हो सकता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते और तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। नेहरू जी ने एक पुस्तक में अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे वो छपे हुए हैं, और वो हम देख सकते हैं। बहुत प्रेरणादायक उसमें बातें लिखी हुई हैं। इसी का जिक्र यहाँ किया गया है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की भी तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख आते थे, और वो जहां भी रहते थे वहां पर पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गांधी जी के पास देश दुनिया की सबसे बड़ी पत्र पहुंचते थे, और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही जाकर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह फ्रेम का जादू है, यह पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में
यानी कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें हमें मिल जाएंगी। पंत यहाँ पर सुमित्रानंद पंत को कहा गया है जो छायावादी कवि हैं, और बच्चन हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है जो छायावाद के ही कवि हैं। निराला जी भी सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और के पत्रों का यहाँ जिक्र किया गया है। चलिए, प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब एक्टिव रहते थे, क्रिएटिव रहते थे। और प्रेमचंद यहाँ पर जो है वो लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 41 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि पत्रों को जो लिखाई है और प्रकाशन है, उस दौर में क्या लोगों के मन में चल रहा था, कैसी हमारे देश की दशा थी और क्या प्रतिक्रिया होती थी, क्या कार्रवाइयां और क्या आंदोलन चल रहे थे, वो भी हम इन चीजों से जान सकते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुणवत्ता डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां या झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। यहाँ पर जो मनी ऑर्डर का अर्थ है वो एक प्रकार की संचार माध्यम है और जिसमें पैसे भेजे जाते हैं किसी दोस्ती को अपनी चिट्ठी के साथ, और वहां पर लेने वाला दस्तखत करके बताता है कि हाँ मैंने ये चीज रिसीव कर ली है। गांव और गरीब बस्तियों में चिट्ठी और मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखा जाता है। अर्थात भगवान के जो सेवक हैं उनके रूप में उनको देखा जाता है कि ये आज डाकिया आ गया है, चलो हमारे पास आज मनी ऑर्डर आया होगा। यहाँ पर कुछ लोग दूर नौकरी करते हैं, वो इस प्रकार से पैसे भेजा करते हैं। अगर आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मैं समझती हूँ कि पाठ अच्छे से समझाया गया है, तो प्रश्नोत्तर आप स्वयं कर लेंगे, नहीं तो मैं करा दूंगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।